हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम फोर्थ चैप्टर शुरू करने वाले हैं। फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी। हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ा था, जिसमें ब्रिटिशर जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना चाहती थी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश से लोन मांगती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो लोन भी देती है और साथ में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट भी लाती है इंडिया में। रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट तो करती है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्चुअल कंट्रोल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिनको इलेक्ट करते थे, कौन? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ओनर हैं। तो एक्चुअल कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास था। और उसके बाद जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का जो ड्रॉबैक था, उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाती है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल अपना बना लेती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर इसका कंट्रोल आ जाता है। जो ब्रिटिश हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टेब्लिश करते हैं, जिसको पॉलिटिकल फंक्शन देते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कमर्शियल फंक्शन दिया जाता है। यहाँ पर ब्रिटिश जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। अब यहाँ पर क्या होता है? जो इकोनॉमिक, इसके बाद 1784 के बाद जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगी अब वो ब्रिटिश के इंटरेस्ट के मुताबिक बनेगी, जो जिससे ब्रिटिश को फ़ायदा होगा उसी तरीके से इकोनॉमी पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी 1784 के बाद। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन के पास थी। अब एडमिनिस्ट्रेशन को भी ब्रिटिश क्या करना चाहते थे? कंट्रोल में करना चाहते थे। ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश करना चाहते थे इंडिया में। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना था। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में 3 पिलर्स लाते हैं। ब्रिटिशर के 3 पिलर्स हैं जो इंडिया में लाते हैं। वो 3 पिलर कौन से हैं? 3 पिलर्स। फर्स्ट सिविल सर्विस, सेकंड आर्मी एंड थर्ड पुलिस। ये 3 पिलर्स हैं। इसके बेस पर ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। अब इन तीनों में के जो हायर ऑफिसर्स हुआ करते थे, सिविल सर्विस, आर्मी हो या पुलिस, इन तीनों का जो हायर ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिशर हुआ करते थे। और ब्रिटिशर के हायर ऑफिसर के बाद जो सबॉर्डिनेट होते थे, जो छोटी पोस्ट होती थी, वहाँ पर इंडियंस को अपॉइंट किया जाता था। अब हम पढ़ते हैं सिविल सर्विस, आर्मी और पुलिस, इन 3 पिलर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस को एस्टेब्लिश किया था कॉर्नवालिस ने। और कॉर्नवालिस, अब स्टार्टिंग में क्या होता है? जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आती है तो अपने साथ ऑफिशियल्स को भी लेकर आती है। तो वो जो ऑफिशियल्स आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी उन ऑफिशियल्स को कम वेज देती है। इन ऑफिशियल्स के वेजेस क्या होते हैं? कम होते हैं। और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इन ऑफिशियल्स को एलो करती है कि आप प्राइवेट ट्रेड कर सकते हो। स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? ऑफिशियल्स को एलो करती, वेजेस कम देती है। अब इतने दूर से ये ऑफिशियल्स लेकर आते थे और उनको वेजेस भी कम दिए जाते थे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि आप प्राइवेट ट्रेड कर सकते हो। ये जो प्राइवेट ट्रेड इन ऑफिशियल्स को एलो किया गया था, उस जब हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लेसी की एक कॉज पढ़ा था, एक रीज़न था मिस यूज़ ऑफ दस्तख्त। अब जब 1717 में 1717 फरमान लागू किया था फारूक सियार में,
फारूक सियार ने उस फरमान में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एलो को राइट्स दिया था कि वो दस्तक जारी कर सकते हैं, कि वो बिना टैक्स दिए ट्रेड कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटी देने के बगैर ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था। लेकिन ये जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, ये जो ऑफिशियल्स प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, ये दस्तक का मिसयूज़ कर रहे थे। और इनको प्राइवेट ट्रेड करने के लिए बोला किसने था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही बोला था, क्योंकि इनके वेजेस कम थे। तो वेजेस कम होने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि आप प्राइवेट ट्रेड भी कर सकते हो। तो बैटल ऑफ प्लासी की एक वजह ये भी बनती है कि ये ऑफिशियल्स जो हैं दस्तक का मिसयूज़ करते हैं। वो दस्तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, उसका इस्तेमाल ये करते हैं अपने प्राइवेट ट्रेड में। अब क्या होता है, प्राइवेट ट्रेड के लिए इन्हें अलो किया जाता है। अब ये ऑफिशियल्स करप्ट बन जाते हैं। ये ऑफिशियल्स क्या करते हैं? करप्शन करते हैं, करप्शन करते हैं। और इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए क्लाइव एंड रॉबर्ट क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग जो हैं वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश अधूरी रहती है। वो पूरी तरीके से इनके करप्शंस को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। अब जो कॉर्नवालिस हैं, ये गवर्नर जनरल बनता है। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनता है 1786 में। ये क्या करता है? इनके वेजेस को, ये जो ऑफिशियल्स हैं, इनके वेजेस को बढ़ा देता है। और साथ में ये बोलता है कि ये जो आप प्राइवेट ट्रेड कर रहे हो, ये अब ख़त्म कर दिया जाएगा। ये प्राइवेट ट्रेड आप नहीं करोगे। ऑफिशियल्स को वेजेस बढ़ा दिए और प्राइवेट ट्रेड करने से रोक दिया। इसके बाद 1800 में लॉर्ड वेल्सली आता है। लॉर्ड वेल्सली क्या करता है? ये बोलता है कि ये जो ऑफिशियल्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये इमेच्योर हैं, इन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो लॉर्ड वेल्सली ट्रेनिंग देने के लिए ये क्या करता है कि कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम, एक कॉलेज खोलता है, कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम। कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम खोलता है, जहाँ पर इन एमेच्योर ऑफिशियल्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हुआ करते थे, इनको ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि आप इंडिया में कॉलेज एस्टेब्लिश मत करो, हम इंग्लैंड से ही इनको ट्रेन करके वहाँ इंडिया में भेजेंगे। तो इंग्लैंड में ईस्ट इंडियन कॉलेज, ये कॉलेज का नाम है ईस्ट इंडियन कॉलेज, इंग्लैंड में खोला जाता है। कहाँ पर? हेलबरी। हेलबरी जगह का नाम है, वहाँ पर ये कॉलेज खोला जाता है, जिसका नाम है ईस्ट इंडियन कॉलेज, इंग्लैंड में। और वहाँ से इन ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है इंडिया में। अब टिल 1853 तक जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं सिविल सर्विस की, ये कौन करता है? डायरेक्टर्स करते हैं। और ये डायरेक्टर्स जो हैं आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर डायरेक्टर्स बोलता है कि मेरा आदमी जो है वो सिविल सर्विस में जाए। डायरेक्टर्स खुद लड़ना शुरू करते हैं। और उसके बाद 1853 तक होता है, जब 1853 चार्टर एक्ट 1853 लाया जाता है। इस एक्ट में जितने भी रिक्रूट्स होते हैं, ऑल रिक्रूट्स सिविल सर्विस के, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखा जाता है। उसमें जो सिलेक्ट होगा वही सिविल सर्विस में जाएगा। ये हो गया सिविल सर्विस। अब हम पढ़ेंगे आर्मी के बारे में। आर्मी जो है ये सेकंड इम्पॉर्टेंट पिलर है। इसमें आर्मी को लाया गया था ताकि जो ट्रेड हो वो पीसफुली तरीके से हो, ट्रेड हो पीसफुली तरीके से हो, और लॉ एंड ऑर्डर को ये मेंटेन रख सकें। उसके बाद अब 1856 तक, सिर्फ 1856 में सिर्फ 3 इंडियंस जो थे उनको 300 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता था। ये हायर सैलरी थी सिर्फ 3 इंडियंस की। और जो हायर ऑफिसर तक जाते थे वो थे सूबेदार। इससे बड़ी पोस्ट इंडियंस को नहीं दी जाती थी।
अब पुलिस जो है ये थर्ड पिलर है। इसमें क्या था, सिस्टम ऑफ थानास। पुलिस में सिस्टम ऑफ थानास को लाया गया। थानास को हेड कौन करता था, दारोगा। और ये दारोगा जो होता था ये इंडियन होता था। ये दारोगा जो था ये क्या था, इंडियन होता था। और फिर एक पोस्ट लाएगी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद हम बढ़ते हैं जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन ये फाउंडेशन है नए सिस्टम की। यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल केसेस, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स खोले जाएंगे। अब हम देखते हैं जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। यहाँ पर दीवानी अदालत एंड फौजदारी अदालत, ये दो अदालत हैं। दीवानी अदालत सिविल डिस्प्यूट्स के लिए बनाई गई थी और फौजदारी अदालत क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। अब इसको स्टार्ट किया था वारन हेस्टिंग ने और स्टेबलाइज किया था कॉर्नवालिस ने। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक दीवानी अदालत हुआ करता था। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक दीवानी अदालत हुआ करता था, दीवानी अदालत जिसको सिविल कोर्ट कहते हैं। और उसके बाद इस दीवानी अदालत को प्रिजाइड कौन करता था, डिस्ट्रिक्ट जज करता था, जो सिविल सर्विस हुआ करता था। और बाद में कॉर्नवालिस ने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव पावर से, जुडिशरी पावर को एग्जीक्यूटिव पावर से अलग कर दिया। इसने कॉर्नवालिस ने सिविल जजेस को अलग कर दिया। कलेक्टर, अब कलेक्टर का काम सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर होगी इसके पास। अब ये जो दीवानी अदालत है, इस दीवानी अदालत को 1865 में रिप्लेस किया हाई कोर्ट्स ने, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। अब हम देखते हैं सबसे ऊपर जो था वो सदर दीवानी अदालत हुआ करता था। उसके बाद प्रोविंशियल कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आता था रजिस्ट्रार्स कोर्ट, फिर आता था सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो इस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को हेड कौन करता था, हेडेड बाय इंडियन जजेस। सबऑर्डिनेट कोर्ट को हेडेड कौन करता था, इंडियन जजेस, जिनको क्या बोलते थे, मुंसिफ एंड अमीन्स। क्या बोलते थे, मुंसिफ एंड अमीन्स बोलते थे। ये थे सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर आता है फिर रजिस्ट्रार्स कोर्ट। इस रजिस्ट्रार कोर्ट्स को हेड करता था, ये यूरोपियन हुआ करता था। कौन हुआ करता था, यूरोपियन हुआ करता था। इसके ऊपर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील जाती थी कहाँ पर, प्रोविंशियल कोर्ट में। और प्रोविंशियल कोर्ट से जाती थी सदर दीवानी अदालत। ये फाइनल होता था। सदर दीवानी अदालत सबसे ऊपर होता था। ये जो प्रोविंशियल कोर्ट है, ये 4 प्रोविंशियल कोर्ट होते थे। इस प्रोविंशियल कोर्ट को बाद में 1831 में विलियम बेंटिक एबलिश कर देते हैं। टू डील विद क्रिमिनल केसेस, जो पीछे हमने पढ़ा वो था टू डील विद सिविल केसेस। दीवानी अदालत बनाया गया था सिविल केसेस के साथ डील करने के लिए, और निजामत अदालत बनाया गया था क्रिमिनल केसेस के साथ डील करने के लिए। अब सदर निजामत अदालत जो है ये सबसे ऊपर है। उसके बाद कोर्ट ऑफ सर्किट आएगा, फिर इंडियन मैजिस्ट्रेट्स। इंडियन मैजिस्ट्रेट सबसे नीचे, उसके इससे ऊपर कोर्ट ऑफ सर्किट थे, और कोर्ट ऑफ सर्किट के ऊपर सदर निजामत अदालत। अब इस सदर निजामत अदालत को 1865 में रिप्लेस किया था बाय हाई कोर्ट्स कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे ने। और ये जो कोर्ट ऑफ सर्किट था इसको 1831 में विलियम बेंटिक ने एबोलिश कर दिया था। अब ये जो कोर्ट ऑफ सर्किट है, अब कॉर्नवालिस ने डिवाइड किया, कॉर्नवालिस डिवाइडेड बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल जो थी उसको कॉर्नवालिस ने 4 डिवीजन को डिवाइड किया, डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन। कॉर्नवालिस ने प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल को डिवाइड किया इनटू 4 डिवीजन। 4 डिवीजन में 1 2 3 4, पटना, ढाका, मुर्शिदाबाद एंड कलकत्ता। और ये जो 4 डिवीजन थी, इन 4 डिवीजन, इन हर एक डिवीजन का, ईच ऑफ विच, हर एक डिवीजन का एक कोर्ट ऑफ सर्किट हुआ करता था। एक कोर्ट ऑफ सर्किट, इन 4 डिवीजन का एक कोर्ट ऑफ सर्किट हुआ करता था।
ये था क्रिमिनल केसेस को डील करने के लिए। अब 1833 में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया लॉ कमीशन को, लॉ कमीशन को हेडेड किया लॉर्ड मैकॉले ने। ये लॉ कमीशन बनाया गया कोडिफाई करने के लिए इंडियन लॉज को। अब लॉ कमीशन ने ब्रॉड फॉलोइंग थिंग्स, ये 2-3 चीज़ें लाई। लॉ कमीशन ने क्या किया, आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1873 में और सिविल प्रोसीजर कोड 1859 में। अब ये जो आईपीसी और सीआरपीसी है इसको 2024 में रिप्लेस किया गया, इन दोनों को किसके साथ क्या लाया, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, और सीआरपीसी को रिप्लेस किया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। इसके बाद आता है मैन मेड लॉज। अब मैन मेड लॉज को बनाया गया, शास्त्र एंड शरीयत इन दोनों को डिक्लाइन कर दिया, इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया और इसको रिप्लेस किया किसके साथ, मैन मेड लॉज के साथ। अब मैन मेड लॉज कौन से थे, एक रूल ऑफ लॉ और दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ। लेकिन ये जो रूल ऑफ लॉ का मतलब है लॉ से बढ़कर कोई नहीं, नो वन इज़ अबव द लॉ। लेकिन ये सिर्फ इंडियंस के लिए था, यूरोपियंस के लिए नहीं था। इसमें भी क्या था, डिफेक्टिव था ये भी। और उसके बाद ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, एवरी पर्सन इज़ इक्वल इन आइज़ ऑफ लॉ, कानून की नज़र में हर इंसान जो है वो बराबर है। लेकिन यहाँ पर भी क्या था, ये लॉ जो था वो रिच को फेवर करता था और पोर के अगेंस्ट था। इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।